डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है एनसीईआरटी जो सिलेबस जारी किया गया है, जो न्यू सिलेबस 25 और 2025 और 26 मतलब 2025-2026 के लिए जो नया सिलेबस दिया गया है मैथमेटिक्स सिलेबस के पूरे चैप्टर्स के मेरे चैप्टर कौन कौन से रहेंगे और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें हमें देखना है यहाँ पे देखेंगे जो क्लास 10 जो गणित विषय होता है इसके बारे में हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले मेरा यहाँ पे टॉपिक्स होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसमें टाइप्स ऑफ नंबर भी प्रेजेंट में रहता है कि वास्तविक संख्याएं क्या है, कितने प्रकार की रहती हैं, तो इसके बारे में पूरा जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन रहेगा कि इंट्रोडक्शन से हम ये समझेंगे भूमिका में कि ये वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की हैं। जैसे यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या रहता है, क्या रहता है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इसी में रहता है हमारा अपरिमेय संख्या, क्या रहता है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है, ये आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसी में हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश। तो जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर्स है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर देखते हैं यहाँ पे हम। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। जो बहुपद है ये आपने क्लास अभी 7th और 8th में पढ़ा होगा बहुपद, लेकिन वहां पे बहुपद नाम से नहीं मिलेगा, वहां आपको मिला होगा अलजेब्रिक एक्सपेंशन करके, अलजेब्रिक एक्सपेंशन करके चैप्टर होगा, वहां पर मिलेगा। तो यहाँ बहुपद की भूमिका दी गई है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या रहता है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। किसी जब जैसे कोई बहुपद होता है, जैसे बहुपद का कोई जनरल फॉर्म ले लें, जैसे हम लेते हैं कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे क्या है, ये बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया किसी बहुपद के शून्य को गुणांकों के बीच संबंध और सारांश। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए, ठीक है। थर्ड चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें दिया गया भूमिका हमें देखनी है, साथ में देखना रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। कहने का मतलब जो हमारे पास रैखिक समीकरण होते हैं तो उनको ग्राफ विधि से किस तरीके से हल करते हैं, ये भी आपको इसमें डिस्कस करने को मिलेगा। इसके बाद है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। यहाँ पे आपकी दो विधि दी गई है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यहाँ पर एक विधि है तो वो इस बार न्यू सिलेबस में उसको हटा दिया गया, कौन सा, वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो विधियां ही सॉल्व करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे होता है था 9x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे दो चर हैं, कैसे, x और y। तो कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि यहाँ x की भी पावर 1 और y की भी पावर 1। तो समीकरण का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन लगा हो, वो इक्वल समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है, इसमें देखना है हमें। द्विघात समीकरण हमें देखना है, इसमें भूमिका क्या है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या रहते हैं, जैसे इसको द्विघात समीकरण का अगर जनरल रूप देखें तो हमारे पास रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और a और b सब हमारे क्या रहते हैं, यहाँ पे रहती है वास्तविक संख्याएं। ए और बी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं।
ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जिसको हम मध्य पद को तोड़कर आपने क्लास 8 में चैप्टर मिला था फैक्टराइजेशन वाला, वहां पे था फैक्टर, यहाँ पे है फैक्टराइजेशन, तो उसी से रिलेटेड है आपका चैप्टर ये। इसी में और टॉपिक है प्रेजेंट में। फिर है मूलों की प्रगति। मूलों की प्रगति क्या है कि टाइप्स ऑफ नेचर, मूलों की प्रगति और सारांश। तो हमारे 4 चैप्टर थे। पहला चैप्टर क्या था, पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, दूसरा चैप्टर था बहुपद, तीसरा चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चौथे नंबर पे चैप्टर था द्विघात समीकरण। अब चैप्टर नंबर 5 देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की भूमिका, समांतर श्रेणी की भूमिका क्या रहती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जैसे कोई आपके पास सीरीज दी जाए तो उसमें इक्वल डिफरेंस हो, क्या डिफरेंस हो, इक्वल। जैसे हम कहें एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारी जो सीरीज है वो क्या हो गई, एपी हो गई। अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी क्या रहती है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसका nवां पद का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का nवां पद इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। अब कहता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका होता है, इसको बोलते हैं Sn। इसके दो फार्मूले होते हैं, क्या होता है, एक तो होता है n/2, एक होता है इसमें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का होता है। दूसरा होता है इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ये सब फार्मूले आपको वहां पे जब चैप्टर डिस्कस कराया जाएगा तो अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे रहता है सारांश। सारांश में क्या होता है कि इसी चैप्टर से रिलेटेड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र रहते हैं, वो दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए जरा, यहाँ पे चैप्टर नंबर त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से जो घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इसमें आपको देखो जरा इसकी भूमिका पढ़नी है। समरूप आकृतियां क्या हैं, त्रिभुजों की समरूपता क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां क्या है, और सारांश। तो इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। जो त्रिभुज वाला चैप्टर है ये भी आपको क्लास 7th 8th में पढ़ने को मिला था। नेक्स्ट देखिए इसमें चैप्टर नंबर आते हैं 7th पे। 7th चैप्टर में दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे क्या दिया गया, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भूमिका है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे दो बिंदुओं की निर्देशांक ज्यामिति में बताया जाता है कि जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इस कार्टेशियन प्लेन, कार्ती तल। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कहते हैं एक्स और यहाँ क्या कहते हैं एक्स डैश, ये होता है बाई और ये क्या होता है बाई डैश। ये हमारा प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस अक्ष, ये प्लस अक्ष और ये माइनस अक्ष। तो इसमें निर्देशांक मतलब कार्ती तल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है और उसका सारांश क्या है, ये पढ़ने को मिलेगा। अब चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 8 नंबर पे है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे क्या काम पढ़ना है, इसकी भूमिका पढ़नी है। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, ये आपका नया चैप्टर है, क्लास आपको 6, 7, 8 में पढ़ने को नहीं मिला था। इसे थोड़ा आपको हल्का सा डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगेगा, जब चैप्टर को आप लगाने लगोगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात हमारे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे, एक तो होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा। ये तो 3 त्रिकोणमिति अनुपात। अब इनके रिवर्स भी होते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉसिक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा और टेन थीटा का होता है कोट थीटा। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने को मिलेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। अभी तक क्या था, अभी तक आपको वहां पे बीजगणितीय सर्वसमकाएं पढ़ने को मिलती थी। क्या मिलती थी, बीजगणितीय। जैसे जो बीजगणितीय सर्वसमकाएं आपने जब रीड की थी तो वहां पे क्या था कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आपने क्या पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं होंगी। जैसे यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं होंगी। और इसमें लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा सारांश। तो 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें नेक्स्ट देखिए जरा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने को मिलेंगे। इसमें ऊंचाई और दूरी होगी और सारांश। इसमें ये वाला चैप्टर थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक मीनार है, एक मीनार की ऊंचाई तो हम ज्ञात कर सकते हैं, साथ में हम मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। हम मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं ये भी मैं ज्ञात कर सकते हैं। अब ये वाली डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी है, तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ऊंचाई दूरी का उपयोग करके आप बहुत, अगर हम कहें कि भाई ये हमारा मीनार है, ये यहाँ पे हम खड़े, तो ये दूरी फाइंड कर सकते हैं, ये तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि ये जो स्लैंट है, मतलब जो तिरछी ऊंचाई है, ये ज्ञात करना है, तो इसके लिए कोई भाई ना तो इतनी बड़ी सीढ़ी लगा पाएंगे, ना कोई फीता से नाप पाएंगे। तो उसके लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये आपको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, यहाँ पे दिया गया व्रत। व्रत में आपको पढ़ने को मिलेगी भूमिका। तो जो व्रत वाला चैप्टर है ये भी आपको 6, 7, 8 से लगातार आप कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं। व्रत की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये आपको प्रेजेंट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सारांश, यहाँ पे क्या सारांश। नेक्स्ट चैप्टर देखिए जरा, यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 11 नंबर चैप्टर क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे दिया गया त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और सारांश। इसमें भी 1-2 टॉपिक कम हो गए हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, चैप्टर नंबर 12 नंबर चैप्टर देखिए जरा। यहाँ पे दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपको भूमिका मिलेगी। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन। देखो यहाँ पे आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई इतना बड़ा फील्ड है, आप बताओ कि इसमें कितनी जगह कवर हुई है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दूसरा हमें क्या समझना है कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक गिलास है इस टाइप का, इसमें कुछ पानी फिल है, तो बताओ इसमें कितना पानी आएगा। ये काम किसका है? ये आयतन का काम है। तो ये आयतन बताएगा कि इसमें कितना पानी है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। एक क्षेत्रफल ये रहता है, आयतन ये रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें सारांश रहेगा। तो ये वाले चैप्टर नंबर 12 में आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, चैप्टर नंबर आपको देखना है सांख्यिकी। सांख्यिकी में भूमिका पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ना है, और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात करना है। तो उसमें 3 चीजें देंगे, माध्य, बहुलक, बहुलक और माध्यांक। तो ये वर्गीकृत आंकड़े दिए गए। इसमें और भी एक तो टॉपिक थे वो हटा दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 14। 14 में दिया गया प्रयक्ता। प्रयक्ता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और सारांश। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, प्रयक्ता। इसके बाद तो कोई चैप्टर मेरे पास नहीं है। मेरे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा है कि इसमें क्लास 10th का पूरा सिलेबस हमने पूरा सही से देख लिया था। तो अब ये हमारे पूरे टॉपिक हो गए। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने गणित विषय को अगर ले लिया है, तो कुछ बच्चों ने तो क्या काम किया होगा कि मान लो अभी 10th क्लास में आप लोग आ चुके हैं, कुछ बच्चों ने 9th में कोचिंग पढ़ी होगी, 9th के मैथ। तो इसमें जो 9th वाला सिलेबस है, 9th वाला जो सिलेबस है वो लगभग 40% सिलेबस 10th क्लास में प्रेजेंट मिलेगा। 10th क्लास में क्या होगा? 40% सिलेबस क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा आपको। ठीक है, आपको 60% सिलेबस ही को क्या करना है? रीड करना है। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे चैप्टर्स वही हैं, टॉपिक्स वही हैं, कुछ डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, मतलब कुछ प्रश्नों की कठिनाई स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमारे द्वारा जो इसकी रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी? जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा,
अध्याय जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारे जो भी जैसे मान लो प्रयोक्ता चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपके पास क्या क्या रहेगा, सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए जाएंगे, उसकी जो भूमिका है बताया जाएगा कि उससे हमारा क्या क्या टॉपिक्स रिलेटेड है, क्या उसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या उसमें गिवन में होगा, ये पूरी जानकारी रहेगी। साथ में उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, जो बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हमारे कराए जाएंगे, बुक्स के प्रश्न रहेंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और साथ में क्या होगा कि जो ईपी बोर्ड एग्जाम में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए थे, ईपी बोर्ड एग्जाम में जो मैथ के जो क्वेश्चन पेपर थे पीवाईक्यू वाले, पीवाईक्यू क्वेश्चन मतलब ओल्ड पेपर्स रहते, वो भी आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेंगे। मतलब आपको हर चैप्टर में बताया जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपके 2025 में आया था, 2024 में आया, 2020 में आया। वहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए जाएंगे कि जैसे मतलब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा हम और बात करने वाले हैं इसमें थोड़ा, अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपने गणित विषय का जब आप एग्जाम देंगे, इसमें हम ये समझने वाले हैं कि आपके पास एग्जाम के लिए समय कितना है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं तो अभी तो हमने सर एडमिशन लिया है या नहीं लिया, या 1-2 महीने बाद लेंगे तो अभी मेरे पास बहुत समय है, पर आपके पास समय बहुत कम है। आइए जरा हम देखते हैं, अभी मेरे पास कौन सा मंथ चल रहा है, मई। मई में तो कुछ ही दिन शेष बचे, मान लो 8-10 ही दिन शेष हैं। मई के बाद क्या बचा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अरे भाई फरवरी में तो हमारे एग्जाम ही स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम। तो अब देखो आपको लग रहा होगा नहीं नहीं मेरे पास तो अभी बहुत पूरे 1 साल पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखिए भाई 1 साल कहाँ है, 3 3 6 2 कितने हो गए, 8, मेरे पास टोटल 8 मंथ हैं। अब आप कहोगे अरे मेरे पास तो सर अभी 1 साल थी, अब तो 8 महीने रह गए। 8 महीने में सब्जेक्ट कितने कवर करने हैं, आपको 6 विषय पढ़ने हैं, 6 विषय पढ़ने। जब 6 विषय पढ़ोगे तो एक विषय के लिए 1 महीना कुछ समय मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट 2026 में, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कब होगा, 2026 में जनवरी में हो, फरवरी एग्जाम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस तैयार करना स्टार्ट कीजिए। साथ में हमारे इसी मतलब वीडियो के माध्यम से जैसे आपने सिलेबस देखा है, इसी से रिलेटेड आपको टॉपिक चैप्टर सब कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थैंक यू स्टूडेंट्स।